हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन फिर से हाजिर। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हेलो अल्केन्स क्या है। उसके अलावा हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है और हेलो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर पे हम आए थे। और मैंने आपसे ये कहा था कि हेलो अल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो जनरली दो टाइप का नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और दूसरे को हम कहते हैं आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो लास्ट क्लास में हमने मोनो हेलो अल्केन्स का कॉमन सिस्टम एज वेल एज आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि कॉमन सिस्टम में मोनो हेलो अल्केन्स का अगर आपको नाम लिखना होगा तो आपको अल्काइल का नाम पहले लिखना है, उसके बाद हैलाइड, यानी उसका नाम लिखना है एज अल्काइल हैलाइड। और आईयूपीएसी सिस्टम में इनका नाम लिखते थे हम हेलो अल्केन्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स में दूसरे टाइप के जो हेलो अल्केन्स है उनका नोमेनक्लेचर, दैट्स डाइहैलाइड्स का। डाइहैलाइड्स या जिनको हम डाइहेलो अल्केन्स भी कहते हैं। हम इनको हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जिम डाइहैलाइड्स की। जिम डाइहैलाइड या जिनको हम सिंपली जिमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं या सिंपली जिम डाइहैलाइड्स। मैंने कहा था कि वो डाइहैलाइड जिनमें सेम कार्बन के साथ अगर दो हैलोजन एटम जुड़े होंगे तो उनको हम जनरली जिमिनल या जिम डाइहैलाइड्स कहते हैं। और जिम डाइहैलाइड्स का जब आपको नाम लिखना होगा कॉमन सिस्टम में, तो कॉमन सिस्टम में जिम डाइहैलाइड्स का अगर आपको नाम लिखना हो तो आपको कैसे नाम लिखना है? आपको लिखना है अल्काइलिडीन, ALKYL, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड लिखना है। अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, यहां पे अल्क वोट रूट रिप्रेजेंट करता है, उसमें कितने कार्बन है ये रिप्रेजेंट करता है। और हैलाइड की जगह पे आपको उस हैलोजन का नाम लिखना है जो वहां पे प्रेजेंट होगा। जैसे Cl होगा तो क्लोराइड लिखोगे, Br होगा तो ब्रोमाइड लिखोगे, यानी उसका नाम लिखना है अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। या डाइहैलाइड की जगह पे सिंपली आप हैलाइड भी लिख सकते हो, हैलाइड, अल्काइलिडीन हैलाइड भी लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। फर्स्ट करो इस बात कंपाउंड की बात कर लें। अगर कार्बन है, कार्बन के साथ फर्स्ट कर लो दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये जिम डाइहैलाइड हो गया, क्योंकि सेम कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हैं, दो हैलोजन जुड़े हैं, तो ये जिम डाइहैलाइड हो गया। इस कंपाउंड का अगर आपको कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है तो कॉमन सिस्टम में मैंने पहले कहा कि आपको लिखना है अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। अल्क वोट रूट, यानी कितने कार्बन है, यहां पे एक ही कार्बन है, तो आप इसका नाम लिखोगे मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड। मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड या सिंपली आप देख सकते हो मिथाइलिन क्लोराइड लिखोगे तो भी गलत नहीं है। तो ये हो गया आप जिम डाइहैलाइड्स का नोमेनक्लेचर कैसे कर लोगे। और एक एग्जांपल साथ में करते जाएं। फर्स्ट करो इस कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखा होगा CH3C, इसके साथ Cl जुड़ा है और यहां पे H जुड़ा है। तो इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में अगर आपको नाम लिखना होगा, क्योंकि यहां पे कार्बन का नंबर 2 है, तो आपको जो वोट रूट आएगा वो आएगा इथ, तो आप नाम लिखोगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, या इथाइलिडीन डाइक्लोराइड या सिंपली इथाइलिडीन क्लोराइड भी लिख सकते हो। ये हो गया कि कॉमन सिस्टम में जिम डाइहैलाइड्स का आप कैसे नाम लिखोगे। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में जिम डाइहैलाइड्स का कैसे नाम लिखेंगे। तो सिंपली याद रखें ना, आईयूपीएसी सिस्टम में आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद नंबरिंग करनी होती है, और हैलोजेंस का नाम, हैलाइड का नाम पहले लिखना होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलो, जो हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था। फर्स्ट इस कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना होगा तो यहां पे तो एक ही कार्बन है और उसी कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे जनरली डाइक्लोरोमीथेन। यहां पे क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए नंबरिंग की कोई जरूरत हमें नहीं है। इस तरह इस कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होगा तो क्या लिखो, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, क्योंकि यहां पे कार्बन का नंबर 2 है और इस कार्बन के साथ, सेम कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो यहां पे लिखते नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये पैरेंट चेन हो गई, तो नंबरिंग आपको यहां से करना पड़ेगा, ये 1 ये 2, तो कार्बन नंबर 1 पे दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसलिए इसका आप जब नाम लिखोगे तो आप लिखोगे 1,1 डाइक्लोरो इथेन।
1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो ये हो गया कि आप कॉमन सिस्टम में एज वेल एज आईयूपीएसी सिस्टम में जिंक डाइहैलाइड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के डाइहैलाइड्स का, दैट्स विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स का आप कैसे नाम लिखोगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विसिनल डाइहैलाइड्स हैं क्या। मैंने आपसे कल भी कहा था, लास्ट क्लास में भी कहा था कि वो डाइहैलाइड्स जिनके एडजेसेंट कार्बन्स के साथ अगर दो हैलोजन जुड़े हैं, एडजेसेंट कार्बन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उनके साथ अगर दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, उनको हम जनरली कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। और विसिनल डाइहैलाइड्स का कॉमन सिस्टम में नाम लिखने का तरीका यह है कि आपको यहां पे पहले वो रूट लिखना है, कितने कार्बन है, उसके बाद क्या लिखना है, अल्काइलिन, उसके बाद लिखना है डाइहैलाइड। यानी कॉमन सिस्टम में उसका नाम लिखने का तरीका है अल्काइलिन डाइहैलाइड। अगर हम एग्जांपल ले लें, फर्स्ट कर लो, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी बात कर लें। अगर कार्बन के साथ फर्स्ट लो CH2, यहां से Cl है और यहां पे CH2 है और यहां पे भी Cl है, इस कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना होगा तो क्या देखो, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो नेचुरल बात ये विसिनल डाइहैलाइड्स में आ गया। इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो पहले आपको देखना कि कॉमन सिस्टम का नाम लिख रहे हैं, तो दो कार्बन है तो वो टूट हो जाएगा इथ, है ना। तो क्या लिखोगे, इथाइन, है ना, डाइक्लोराइड, इथाइन डाइक्लोराइड। इसी तरह अगर ये कंपाउंड होगा, फर्स्ट कर लो CH3 CH, यहां पे Cl होगा, यहां पे फर्स्ट लो CH2 और यहां पे भी Cl होगा, तो ये भी विसिनल डाइहैलाइड है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हैलोजन जुड़े हैं। तो इनका कॉमन सिस्टम में नाम लिखोगे तो क्योंकि यहां पे 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोपाइन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। तो ये हो गया कॉमन सिस्टम में विसिनल डाइहैलाइड्स का हम कैसे नाम लिखना है। आपको लिखना है अल्काइलिन डाइहैलाइड, यानी इथाइन प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। क्लियर है। तो इसी तरह अब हम बात कर लें आईयूपीएसी सिस्टम में इन कंपाउंड का कैसे नाम लिखेंगे। तो नेचुरल बात है, यहाँ पे कार्बन का नंबर क्योंकि एक से ज्यादा है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो ये पैरेंट चेन होगी, तो नंबरिंग यहां से कर लो, यहां से कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्स्ट करो, यहां से हमने कर लिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 पे भी क्लोरीन है और 2 पे भी क्लोरीन है, तो आईयूपीएसी इसका जो नाम आएगा वो आएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। और इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो नंबरिंग आपको कहां से करना पड़ेगा, यहां से, क्योंकि आपको पता है नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले या कांस्टेंट ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहां से लोवेस्ट नंबर आ गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3। तो इसका आप नाम लिखोगे तो लिखोगे 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये हो गया आप विसिनल डाइहैलाइड्स का कॉमन सिस्टम में और आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नाम लिखोगे। तो अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ डाइहैलाइड्स में, दैट्स पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, आप लोगों को हम लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्स्ट आपको CH2 की एक चेन होगी जिसमें कार्बन का नंबर 2 से ज्यादा होगा और उनके एंड्स में अगर हैलोजन जुड़ा होगा तो उनको हम जनरली कहते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। तो सबसे सिंपलेस्ट जो पॉलीमिथाइलिन होगा उसमें नेचुरल बात है CH2 कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो उसका अगर आपको नोमेनक्लेचर लिखना होगा कॉमन सिस्टम में तो क्या करना है, देखो CH2 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 और यहां से भी अगर Cl जुड़ा है और यहां से भी Cl जुड़ा है तो इसका कॉमन सिस्टम में जब नाम लिखना होगा तो आपको क्या करना है, देखो इसको हम कॉमन सिस्टम में कहते हैं मिथाइलिन। तो मिथाइलिन 1 2 3 मिथाइलिन है तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइलिन। तो डाइक्लोराइड की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, क्लोराइड, डाइक्लोराइड में आपको क्या करना है,
पहले मिथाइलिन का नंबर लिखना है, उसके बाद मिथाइलिन लिखना है और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट हैलाइड का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे Cl था तो डाई क्लोराइड लिखा, अगर यहाँ पे Br होता तो डाई ब्रोमाइड लिखते हैं, यहाँ पे अगर आयोडीन होता तो डाई आयोडाइड लिखते हैं। तो ये हो गया कॉमन सिस्टम में पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स का कैसे नाम लिखेंगे। अब आईयूपीएसी में नाम लिखना होगा इस कंपाउंड का, तो सिंपल है, सबको पता है कि आपको इस पैरेंट चेन को नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग जहां से भी कर लो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से भी जो लोकेंस आएंगे, जो सबस्टिट्यूएंट्स के लोकेंस आएंगे 1 और 3 आएंगे, यहाँ से भी वही 1 और 3 आने वाले हैं। तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एंड से आप शुरू कर सकते हो। तो इसका जब नाम लिखोगे तो नाम क्या लिखोगे, क्योंकि 1 और 3 में Cl है तो हम लिखेंगे आईयूपीएसी सिस्टम में 1,3 डाइक्लोरो। पैरेंट चेन में 3 कार्बन इसलिए प्रो, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, यानी 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, किसका, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया कि कॉमन सिस्टम एज वेल एज आईयूपीएसी सिस्टम में ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड्स के कैसे नाम लिखोगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइहैलाइड्स का। ट्राइहैलाइड्स क्या होता है, यानी एक पॉलीहैलाइड है। नाम से पता चला है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल एक ऐसा कंपाउंड जिसके एक मॉलिक्यूल में हैलोजन के 3 एटम जुड़े हैं, उनको हम जनरली कहते हैं ट्राइहैलाइड्स। तो ट्राइहैलाइड्स में एक पॉपुलर टाइप के ट्राइहैलाइड्स जो काफी मशहूर हैं, उन्हीं का हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है ये इस टाइप के CHX3। तो इनको जनरली हम कॉमन सिस्टम में नाम देते हैं हेलो फॉर्म्स। जैसे फर्स्ट कर लो, अगर ये है आपके पास CHCl3, यानी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म। इसी तरह अगर यहाँ पे Br होता तो ब्रोमोफॉर्म होगा, I होता तो आयोडोफॉर्म और F होता तो फ्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया कि कॉमन सिस्टम में ट्राइहेलो अल्केन्स ऑफ दिस वेरी टाइप, इनका आप कॉमन सिस्टम में कैसे नाम लिखोगे। और आईयूपीएसी सिस्टम में इनका नाम लिखना होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका जैसे इसकी बात कर लें तो हम लिखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन यानी एक ही कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ट्राइक्लोरोमीथेन नाम लिखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट करो ये कंपाउंड होगा CHBr3 होगा, तो हम लिखेंगे ट्राइब्रोमोमीथेन। तो ये हो गया कि कॉमन सिस्टम में इस वजह से आईयूपीएसी सिस्टम में ट्राइहैलाइड्स का हम कैसे नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में हम अब बात कर लेते हैं फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स का। फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड का क्या मतलब होता है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते थे, उन सबको अगर हैलोजन ने रिप्लेस किया होगा तो उनको हम कहते हैं फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल में बता दूं, जैसे ये है CF3, CF2, CF3। इस कंपाउंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो क्या है, जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको फ्लोरीन ने रिप्लेस किया है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का अगर आपको कॉमन सिस्टम में नाम लिखना होगा तो तरीका यह है कि आपको इस कंपाउंड का जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होगा उसके नाम के आगे पर हेलो लिखना है, पर हेलो। जैसे इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होगा वो प्रोपेन होगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन के आगे क्या लिखना है आपको, पर हेलो। हेलो यानी हेलोजन कौन सा है, यहां पे जैसे फ्लोरो है तो आप इसका नाम लिखोगे पर फ्लोरो, पर फ्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, पर फ्लोरोप्रोपेन। क्लियर है। तो ये हो गया फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स का आप कैसे नाम लिखोगे। अब आईयूपीएसी नाम इसी कंपाउंड का लिखना होगा, तो नेक्स्ट बात आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहां पे कितने फ्लोरीन है, 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखोगे ऑक्टा फ्लोरोप्रोपेन, यानी ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका आईयूपीएसी नेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर के बाद
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स की। हैलो अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स इंपॉर्टेंट है, ये मेनली एंट्रेंस में इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अमूमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए कंसंट्रेट कर लेना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हैलो अल्केन की आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट क्या है उसका अंदाजा होगा। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में किस फॉर्म में आपको मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है या लिक्विड फॉर्म में मिलता है या गैसेस फॉर्म में मिलता है, उसको हम जनरली उस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट कहते हैं। और किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है वो सबसे ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसा है। अगर बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सब्सटेंस सॉलिड्स होंगे, बाइंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो वो सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेंगे, और बाइंडिंग फोर्स अगर न ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा न ज्यादा कमजोर होगा तो वो सब्सटेंस जनरली लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब हम हैलो अल्केन के फिजिकल स्टेट की बात कर ले तो हैलो अल्केन्स के में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वन वर्क फोर्स होंगे, बेशक ये पोलर हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो जनरली मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। यानी मॉलिक्यूल का अगर साइज छोटा होगा तो वन वर्क फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, और मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा होगा तो नेचुरल बात है वहां पे वन वर्क फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो हैलो अल्केन्स में जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं जैसे CH3Cl है, CH3Br है, यानी क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, या क्लोरोइथेन की भी बात कर लें, या उसके अलावा कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स जो है उन सब का जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है। वो क्या है? गैसेस है। मगर जो हायर मेंबर्स हैं, जो हायर मेंबर्स हैं उनका जो वो नॉर्मल कंडीशन में या तो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और इसका जो सिंपल रीजन ये है कि इन मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो वन वर्क फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन में आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड हायर जो मेंबर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, तो उस वजह से उनमें वन वर्क फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसलिए वो नॉर्मल कंडीशन में या तो लिक्विड फॉर्म में या तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, दैट्स सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, होप आप लोगों को आइडिया होगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस में कितना डिसॉल्व होता है, उसको हम जनरली उसकी क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। और हैलो अल्केन्स की अगर हम बात कर लें तो हैलो अल्केन्स सबको पता है कि पोलर होते हैं, क्योंकि हैलो अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है, और कार्बन के कंपैरिजन में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो नेचुरल बात है इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उस वजह से ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होगा। तो पोलर नेचर ऑफ दिस वेरी बॉन्ड की वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हैलो अल्केन्स पोलर सॉल्वेंट, जैसे पानी वाटर की बात करें तो वाटर में हमें लगेगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होनी चाहिए, मगर रियलिटी ये है कि हैलो अल्केन्स बहुत कम ही पानी में डिसॉल्व होते हैं, यानी हैलो अल्केन की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों है आप इस तरह समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, देखो फर्स्ट हम कहें कि फर्स्ट हमें ये देखना है कि ए बी में डिसॉल्व होगा कि नहीं, ए बी में डिसॉल्व होगा कि नहीं। क्या होगा, ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड होगा प्योर स्टेट में, और बी और बी के बीच में भी कोई बॉन्ड होगा। जब इन दोनों की हमें सॉल्यूशन बनानी होगी तो क्या होगा, कुछ ए बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे ए और किसके बीच में, बी के बीच में, है ना। अब सबको पता है कि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए,
और इस बॉन्ड के बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो सिंपल सी बात है, अगर इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है उतनी एनर्जी अगर इस बॉन्ड के बीच में, ए और बी के बीच में बॉन्ड के बनने की वजह से अगर रिलीज हो गई तो हम कहेंगे ए बी में या बी ए में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी इस बॉन्ड की बनने की वजह से उतनी एनर्जी अगर रिलीज ना हो जितनी हमें इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जरूरत है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ए बी में या बी ए में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। तो हैलोअल्केन्स की बात कर लें तो हैलोअल्केन्स के लिए मैंने कहा कि हैलोअल्केन्स पानी में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है, मैं आपको इस तरह बता दूं। क्या होता है कि अगर हैलोअल्केन, प्योर हैलोअल्केन अगर आप ले लोगे तो हैलोअल्केन का एक मॉलिक्यूल दूसरे हैलोअल्केन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के एक जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एक बॉन्ड के जरिए, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब इस हैलोअल्केन को हम पानी में डालेंगे तो क्या होने वाला है, हमें बॉन्ड बनने वाला है हैलोअल्केन और किसके बीच में, वाटर के बीच में। अब क्या होता है, हैलोअल्केन के बीच में जो बॉन्ड बन गया है वो बॉन्ड, उस बॉन्ड के बनने की वजह से उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है जितनी हमें इस बॉन्ड को, यानी इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी इस बॉन्ड के बनने की वजह से रिलीज नहीं होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हैलोअल्केन्स जो है वो पानी में कम डिसॉल्व होते हैं, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज्यादा कम होती है। ऑन द अदर हैंड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, जैसे ईथर की बात कर ले, अल्कोहल की बात कर ले, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर ले, बेंजीन की बात कर ले, उनमें हैलोअल्केन्स बहुत अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, काफी ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत हाई होती है। मगर पानी में, वाटर में हैलोअल्केन्स की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। होप डियर स्टूडेंट्स क्लास 11 में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या उसके अलावा जब हम पहला यूनिट पढ़ लेते हैं, दूसरा यूनिट सॉल्यूशन, उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट हम सिंपली कहते थे कि वो टेम्परेचर जहां पे किसी सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता होगा उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते थे। और वो टेम्परेचर जहां पे किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता होगा उस टेम्परेचर को जनरली हम कहते थे बॉइलिंग पॉइंट। होप आप लोगों को ये भी पता होगा कि किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स किस तरह का है। अगर बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उस बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ऑन द अदर हैंड अगर उस सब्सटेंस में प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अगर बाइंडिंग फोर्स कमजोर होगा तो उस कमजोर बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब हैलोअल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो सबको पता है कि हैलोअल्केन्स इन कंपैरिजन टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स हैं उनके कंपैरिजन में इनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन आ रहा है और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का साइज ज्यादा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हैलोअल्केन्स का जो मॉलिक्यूल का साइज वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के साइज से ज्यादा होगा। और मोर ओवर जो हैलोअल्केन्स है वो पोलर है, क्या है, पोलर है। तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के कंपैरिजन में हैलोअल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की हम बात कर लें तो उन ट्रेंड में सबसे पहले अगर हम बात कर लें, फर्ज करो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे हैलोअल्केन्स होंगे जिनमें हैलोजन सेम होगा मगर अल्काइल डिफरेंट होंगे। जैसे फर्ज करो हम बात कर लें, हमारे पास है CH3Cl, नेक्स्ट है CH3CH2Cl, नेक्स्ट है फर्ज कर लो CH3CH2CH2Cl। अगर इनकी हम बात कर लें,
इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा, किसका ज्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इसके बॉइलिंग पॉइंट से इसका ज्यादा। यानी क्या हुआ, अगर हैलोजन सेम है तो अल्काइल पार्ट का साइज जितना बढ़ेगा, नेचुरल बात है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली क्या होगा, बढ़ेगा। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि अल्काइल पार्ट का साइज जितना बढ़ेगा, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल का साइज जितना बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की। अगर क्या होगा, अल्काइल पार्ट सेम होगा मगर हैलोजेंस अलग अलग होंगे। फर्स्ट हम बात कर लें, फर्स्ट हमारे पास ये CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। अगर इनकी बात कर लें, यानी क्या है, यहाँ पे अल्काइल सभी में सेम है मगर हैलोजेंस अलग अलग हैं। तो ये देखा गया कि हैलोजन का साइज जितना बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली बढ़ जाते हैं। यानी CH3F के कंपैरिजन में CH3Cl का मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसके कंपैरिजन में CH3Br का ज्यादा होगा और CH3Br से भी CH3I का ज्यादा होगा। और यहाँ पे भी रीजन वही है, क्योंकि हैलोजन का साइज जितना बढ़ेगा और मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो नेचुरल बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिक कुछ हेलो अल्केन्स की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड आपके पास ये है CH3 CH, फर्स्ट कर लो CH3 CH2Cl है और तीसरा कंपाउंड फर्स्ट कर लो ये है CH3 CH3 और Cl है। यानी क्या है, ये देखो इन सभी कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, तो इनको हम कहेंगे आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स। अगर इनका आपको फर्स्ट करो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना होगा तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई इसका होता है, उसके बाद इसका और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। तो ऐसा क्यों है, आप इस तरह समझ सकते हो। देखो यहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहां पे एक ब्रांच है और यहां पे दो ब्रांच है। तो क्या हो रहा है, देखो बेटा जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल कंपैक्ट यानी सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो उस वजह से जनरली हम कहते हैं कि ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस मॉलिक्यूल का कम होते जाए, यानी विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज। तो ये हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और वेरियस कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह वेरी होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हेलो अल्केन्स की। अब हम एक बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है दैट्स नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। यानी हैलोजेंस में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होगा। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, हैलोजेंस में जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, sp3 यानी इसके अराउंड 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 4 में से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वो इस्तेमाल कर लेगा या तो कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया उसका वो इस्तेमाल करता है हैलोजन के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक क्या बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसलिए याद रख लेना कि जो वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा होगा उसकी अरेंजमेंट भी जनरली टेट्राहेड्रल होगी। मगर याद रख लेना क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उस वजह से क्या होगा कि कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड्स को हैलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट बात है हैलोजन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, इस वजह से उस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी तो इसलिए इस पे थोड़ा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हम कहेंगे कि हेलो अल्केन्स में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो पोलर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे
इस बेसिस पे क्योंकि ये बॉन्ड जो पोलर है उस वजह से नेचुरल बात है हलो अल्केन बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे और वो तमाम केमिकल रिएक्शंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।